हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस पे। मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ पेपर जो कि 29 तारीख का है। ये वीडियो हो सकता है लेट अपलोड हो, उसके लिए सॉरी। 1 तारीख के बाद से हमारा प्रयास है कि हम सारी वीडियोस को टाइम से अपलोड करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। और जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा वो आपको मैं समय समय पर क्या ज़रूरी है, क्या इग्नोर करना है, ये आपको गाइड करता रहूँगा। ये पूरा अखबार ज़रूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ें सिर्फ हमको इग्नोर करनी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। शुरुआत में जो है कि सेमी कंडक्टर्स को लेके जो भी कमेंट्री आ रही है इसको प्लीज़ इग्नोर करिए। ये आप बस सेमी कंडक्टर क्या है क्या नहीं होता ये ब्लॉग में जाके आप पढ़ सकते हो। सेमी कंडक्टर डालोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा जो हमारी वेबसाइट है उसमें। अभी आप एटीएस वगैरह मत पढ़ना, ये क्या चल रहा है साइंटिस्ट का, इग्नोर मारिए इसको, ये सब आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक टॉपिक दिख रहा है बढ़िया सा हमको। कूनो नेशनल ऑफिशियल्स फॉल बैक ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो चीता हैं ये फिर से चर्चा में आ गए थे। देवर इन द न्यूज़ बिकॉज वो कह रहा था कि इनकी डेथ हो रही है चीतास की, जिनको लाया गया है। अब डेथ हो रही है तो चिंता में आ गई गवर्नमेंट भी और वन विभाग भी कि ये हो क्यों रहा है। इसको लेके एग्जैक्टली कारण तो बहुत सारे हैं। जैसे कुछ आपको मैं इस आर्टिकल के अलावा कारण बताऊं तो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं जिनका कुछ दिनों पहले ही एक आर्टिकल आया हुआ था। उन्होंने उसमें लिखा था कि जो कूनो नेशनल पार्क में जो जगह दी हुई है इन चीतास को वो कम है। ये उनका एनालिसिस है, वो कम है। एक रेंज जो चीता के लिए होती है उस रेंज में कूनो में 2 चीता रह रहे हैं। ये भी कारण है डिस्ट्रेस का साइकोलॉजिकली। हालांकि उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो गवर्नमेंट कह रही है उससे बात करें अगर हम, गवर्नमेंट ने ये कहा कि शायद जो रेडियो कॉलर होता है जो इनके गले में बांधा जाता है शायद उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसमें शायद क्या इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई रेडियो सिग्नल से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है इनको। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ चीतास के रेडियो कॉलर हटा दिए। इसको लेकर ये आर्टिकल आया हुआ है ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। अब रेडियो कॉलर बेसिकली ट्रैक करने के लिए होता है कि चीता कहाँ है वाइल्ड लाइफ पार्क में। अब वो जो पुराने तरीके होते हैं उनसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं या फिर ट्रैक कर रहे हैं कहाँ पे कहाँ नहीं है। जो चीता रेडियो कॉलर लगाया हुआ है जो चीता नहीं लगाया हुआ है, गवर्नमेंट इन दोनों में एनालिसिस करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ एक्सरसाइज बीइंग कैरिड बाय वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स टू ट्रैक डाउन फ्री रेंजिंग चीताज एंड ब्रिंग them back to their enclosure so their radio collars can be removed and animals can be checked for possible signs of infection caused due to wet weather conditions। चीतास को वापस पूरा नेशनल पार्क में जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उनको भी ला रहे हैं हम ऑब्जर्वेशन के लिए, और साथ ही साथ जो चीता इनके अंडर कंट्रोल हैं इनको भी ऑब्जर्व कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अभी देखिए 2 मेल चीतास डाइड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 days इन जुलाई। Principal Chief Conservator, we have dedicated the team to mirror wild officials in Namibia cheetah rescue। आगे देखते हैं, ये इतना ही है। अब इसमें अपन को जानना क्या ज़रूरी है, ये जान लो भाई कि जो चीताज हैं ये कूनो नेशनल पार्क में है, कूनो पालपुर। ठीक है, ये है कूनो पालपुर नेशनल पार्क आपका। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर में। ठीक है, एक शाहगढ़ में है आपका। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में। नौरा देही नीचे इसके पास देखा जाता है। होम्स फॉर चीता, द होम फॉर चीता इन इंडिया। ये फ़ोटो मैंने ऐड करी है, बाद में अखबार में नहीं आई थी। ये सब मत पढ़िएगा, दिल्ली विल्ली का चल रहा है, सेंट्रल सर्विस अथॉरिटी वगैरह, सब कंट्रोवर्सी है, इस बचिए। ये पूरा पेज छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट आ रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का। अगर आपको ध्यान हो कि जिस हिसाब से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट द्वारा नया तरीका निकाला गया ऐसे ट्रैक करने के लिए एयर क्वालिटी को। तो गवर्नमेंट ने एक सॉरी, हाँ, CAQM
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इस कमीशन के अंतर्गत GRAP को इम्प्लीमेंट किया गया था। इस कमीशन ने डायरेक्ट करा था स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि आप GRAP इम्प्लीमेंट करिए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रेड क्या होता है? ग्रेड नंबर होते हैं ABCF, ग्रेड मिलते हैं अपन को स्कूल में, रिजल्ट आता है तो ये ग्रेड है बेसिकली। यहाँ पे जो ग्रेड मिल रहा है ये मिल रहा है आपके पॉल्यूशन के लेवल को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। कैसे? इस ग्रेड रिस्पॉन्स पर पढ़ते हैं आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। ये बेसिकली क्या देता है ना, एक लिस्ट होती है उसमें कैटेगरी बताता है कि जो पॉल्यूशन इस समय हो रहा है एयर क्वालिटी का वो कैसा है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, मॉडरेट है या नॉर्मल है। इस हिसाब से क्या होगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अब मान लीजिए किसी किसी कैटेगरी में इस समय आ रहा है, मान लीजिए सीवियर वाली में आ रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI, इसमें मान लीजिए सीवियर कैटेगरी में आ रहा है तो गवर्नमेंट इस पर प्रोटोकॉल दिया। प्रोटोकॉल का दिया हुआ है कि हैवी व्हीकल्स का एंट्री बंद कर दीजिए, डीजल व्हीकल्स की एंट्री बंद कर दीजिए अदर स्टेट से, BS6 है, BS4 है, ऐसे व्हीकल्स को आप दिल्ली में बैन कर दीजिए। तो ये बेसिकली GRAP के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए वेरी सीवियर आ रहा है तो इसके अंतर्गत ये एडवाइस दी गई कि आसपास में अगर कोई मान लीजिए फार्म प्रोड्यूस जला रहा है राज्य, उसको मना करवाइए कि ये भैया ये मत जलाओ आप। बेसिकली एक इंडेक्स है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट मैनेज कर रही है क्वालिटी पॉल्यूशन को, ठीक है। इतना ही काफ़ी है समझाने के लिए, ठीक है। टाइम GR पर से द सीवियर कैटेगरी स्टेज 3, द स्टेट गवर्नमेंट इन द NCR एंड दिल्ली गवर्नमेंट आर टू इम्पोज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। अब देखिए जो उसमें मैंने बताया कैटेगरीज होती हैं, अगर मान लीजिए कि सीवियर कैटेगरी में आ रहा है वो भी स्टेज 3 में, तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल फॉर व्हीकल्स इन द कैपिटल एंड डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड नोएडा, ठीक है। पहले क्या था कि स्टेज 3 में आते ही BS6 अंडर स्टेज 3 एंड द कंप्लीट बैन ऑन 4 व्हीलर्स दैट आर नॉट BS6, मतलब BS6 से नीचे वाले थे उनको पूरा बैन था इन दिल्ली एंड बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ओनली लिटिल लेटर द स्टेज 4 और सीवियर प्लस कैटेगरी लाई गई थी। इन द सीवियर प्लस कैटेगरी द प्लान विल बी इन्फोर्स दिस ईयर, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली अदर देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दैट दोज रन ऑन CNG और BS6 कंप्लाइंट डीजल व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द सिटी। अगर मान लीजिए कि जो GRAP वाला प्लान है इसके अंतर्गत जो इंडिकेटर आगे कि सीवियर प्लस में चल रहा है, सीवियर प्लस मतलब भैया अतः हो गया है पॉल्यूशन के नाम पे बहुत ज़्यादा हाइट है अब। तो इसमें क्या होगा, सीवियर प्लस में गवर्नमेंट जितनी मैजिक वगैरह हो गई ना, छोटी वाली होती हैं बोलेरो पिकअप ट्रक हो गए, ये जो डीजल से बाहर रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं सॉरी, और CNG पे चलते हैं, ठीक है, या इवन BS6 कंप्लाइंट भी क्यों ना हो, ये भी कह दिया कि अगर BS6 कंप्लाइंट क्यों ना हो तो भी इसकी दिल्ली में एंट्री बंद करा दी जाएगी। ये सीवियर प्लस कैटेगरी आने पे ये डिसीजन लिया गया है। पिछले वाले जो प्लान था, ये वाला जो हमने देखा था आर्टिकल में, इसमें कोई भी लाइट कमर्शियल व्हीकल जिक्र नहीं करा था, मैजिक का, पिकअप ट्रक का, ये छोटी DCM होती है उनका, ठीक है। तो ये परिवर्तन लाया गया है इसमें। आपके लिए इसमें जानना जरूरी है कि बेसिकली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह ये है क्या, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि ये येलो अगर वार्निंग आ गई तो क्या होगा। ऑल एक्टिविटीज़ आर अलाउड, येलो वाले में नॉर्मल होता है देखा जाए तो। एम्बर वाली जो होती है इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड हैं, शॉप और जो भी हैं पढ़ लीजिएगा, खास नहीं है। 10 से 6 बजे तक खुलेंगी, मतलब टाइमिंग्स दे रखे हैं ताकि ना लोड कम पड़े एयर पे पॉल्यूशन वाला। अब मान लीजिए ऑरेंज आ गया, अलर्ट लेवल वाला आ गया वो भी, तो कंस्ट्रक्शन allowed are allowed only where workers are residing on site, shop establishment dealing with non essential goods and services are allowed, मॉल क्लोज रहेंगे, ओनली स्टैंड अलोन शॉप आर अलाउड, जो अलग से दुकानें अलाउड रहेंगी, रेस्टोरेंट और बार क्लोज रहेंगे, ओनली होम डिलीवरी होगी, दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी। मतलब ये तमाम प्रकार के इंडिकेटर्स एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो इसके अंतर्गत माननी होती हैं। GRAP कहते हैं इसे हम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आगे आ रहे हैं। ये सब इग्नोर कर दिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ये इंडिया जापान को लेकर है। अगर आपको पता हो हाल ही में इंडिया जापान फोरम हुआ था
ठीक है। इंडिया जापान फोरम होता है, इसमें फॉरेन जो जापानीज़ आपके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं वो आए हुए थे। मिनिस्टर हायाशी उनका नाम है। मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो इसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। आप इसमें क्या, इसमें बात जो बेसिकली कही गई कि जो मीटिंग हुई थी इसमें उन्होंने बात करी थी कैसे इंडिया के साथ मिलके ग्लोबल साउथ जो टर्म है, जो मोदी जी भी कहते रहते हैं, ग्लोबल साउथ, ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए आईआर को लेकर या ऐसे को लेकर। आज तक जो वेस्ट की बात हो रही थी ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, अब मोदी जी और सारे जो नेशंस आपके साथ वाले हैं ये ग्लोबल साउथ का नैरेटिव चला रहे हैं, वेस्टर्न का नैरेटिव बंद कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो मिनिस्टर साहब इन्होंने यही कहा इसमें कि एक ग्लोबल साउथ बनेगा, अच्छा बनेगा। G7 G20 को लेकर इन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो अगली G20 की मीटिंग्स चल रही हैं इसमें हमारा योगदान रहा करेगा, हम सपोर्ट करेंगे तमाम इनोवेशन में, तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। ये जापान के साथ इंडिया हाथों हाथ मिला के चल रहा है, ठीक है। फुल कोऑपरेशन दे रहा है इंडिया को हर प्रकार, टेक्नोलॉजी को लेकर, कोई भी चीज़ हो गई आपकी इसको लेकर, चाहे वो बे ऑफ बंगाल रीजन में कोई भी अस्थिरता हो, ठीक है। इंडो पैसिफिक, जापान के साथ हमारे बहुत मुद्दे जुड़े हुए हैं, जापान के साथ मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देखिए, आप इंडो पैसिफिक का है, ठीक है, इंडो पैसिफिक का है, टेक्नोलॉजी का है, हमको वहाँ की टेक्नोलॉजी चाहिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी का है, हमको मैरीटाइम सिक्योरिटी में इनकी मदद चाहिए। ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव जो है बेसिकली हमें जियो पॉलिटिकल, इसको मैं अगर सही से लिखूँगा तो मैं इसे कहूँगा जियो पॉलिटिकली हमको ज़रूरत है इनकी। ट्रेड के लिए चाहिए, नॉर्मल ट्रेड होता है दुनिया भर का XYZ आपका, और US और चाइना को जो डोमिनेंस है इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमको उनकी ज़रूरत है। दूसरी बात है, हम रशिया और जापान में तो 36 का आंकड़ा रहता है, हम इसमें भी डिप्लोमेसी करते हैं। ये मेन मुद्दे हैं। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि क्या लिखोगे जापान को लेकर, ये लिख देना काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में दिए हुए, मतलब पर पढ़िएगा, बेकार है, कुछ खास नहीं आता रहता है। ये मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज और मेडिसिन्स जन विश्वास बिल लाया है गवर्नमेंट। अभी आपको जाना है, हाल ही में कफ सिरप जो थी वो दो आपकी साउथ अफ्रीकन कंट्री में गई थी, उसको लेकर वहाँ पर लोग बीमार हो गए थे, तो उसको लेकर भी इसमें जिक्र करा गया कि कैसे सब स्टैंडर्ड जो दवाइयाँ बनाएंगे या बेचेंगे बाहर जाके, उन पर खुद सरकार एक्शन लेगी। अब जिसने ये काम करा था उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पाए थे हम? कारण ये था कि कोई नियम ही नहीं था ऐसा, ठीक है। जन विश्वास बिल में brought in the parliament with the aim of improving ease of doing business through amendments across 42 laws, doing away with the provision of imprisonment, some fine, दुनिया भर का, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट सीक्स टू चेंज द पनिशमेंट फॉर अ रिपीटेड ऑफेंस। अगर कोई मान लीजिए बार बार कोई ऑफेंस कर रहा है, प्रीवियस पनिशमेंट वॉज इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years और फाइन 10,000, पहले के 10,000 रुपये जुर्माना था बस और 2 साल की जेल थी। अरे 10,000 रुपये व्यापारी के लिए क्या है यार। अब क्या हो गया है कि ओनली फाइन रखेंगे मगर 5 लाख का, ठीक है, ओनली फाइन लेकिन 5 लाख का। सेकंड में कंपाउंडिंग की जिक्र करा गया है। और पनिशमेंट फॉर 1 or 2 year इम्प्रिजमेंट एंड अ फाइन ऑफ मोर देन 20,000 फॉर ड्रग्स नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर कोई मान लीजिए कोई फार्मा कंपनी अच्छे ड्रग्स नहीं बना रही है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कंपाउंडिंग, ठीक है, उसका जुर्माना बढ़ा है, ये कह रहा है। एडल्ट्रेटेड स्पिरिट ड्रग्स लीड टू डेथ। अब वही जो मैं आपको केस बताया है कि अफ्रीका में जो हुआ था, फॉरेन कंट्रीज़ में जो इंडिया के मैन्युफैक्चर सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे हैं, अच्छा ड्रग दवाई वाई नहीं बना रहे हैं, और उनसे अगर किसी की मौत हो जा रही है, ठीक है, तो उसको लाइसेंस को लेकर तक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और ये बात इसमें लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। तो ये एक कंट्रोल है, एक रिजीम ला रहे हैं हम हेल्थ इंडस्ट्री में, एक विश्वास बनाए रखने के लिए भारत में। चलिए आगे आते हैं। ये सब मत पढ़िएगा, किसी काम का नहीं, पूरा अखबार ज़रूरी नहीं होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके यहाँ पे आया हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में NRF का जिक्र हो रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आगे आते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें दे रखा है कि NRF क्या होगी, ठीक, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, रिसर्च के लिए काम करेगी ये। देखिए भारत में इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हो रही है, रिसर्च इनोवेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा रिसर्च के लायक
जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं हमारा इंफ्रा ही नहीं है, इंफ्रा नहीं है हमारा रिसर्च के लायक। जो अपने बढ़िया बढ़िया IIT वाईटी से करे हुए लोग होते हैं, IIT से, IIM से, या बायो साइंस बायोटेक्नोलॉजीज़ में, ये सब फॉरेन कंट्री चले जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से पहली बात तो प्रयास कर रही है कि फंड्स लाए जाएं, रिसर्च टू कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यू प्रोसेसेस, रिसर्च मेंटोर्स प्रोवाइड कराए जाएं, डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप दी जाएं। ठीक है, भारत सरकार के साथ काम करने का मौका दिया जाए, या भारत सरकार उनको प्राइवेट में इंडस्ट्री के साथ लगाएगी। इनोवेशन इंडिया में लाए ना, जो यूएस कंट्री में देखते हैं, यूएस में जापान में इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, ChatGPT AI है, टेस्ला है, बैटरी लिथियम आयन बैटरी में इनोवेशन चल रहा है आजकल, टेक में चल रहा है। इंडिया कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है सब में इनोवेशन को लेकर। ठीक है, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो NRF का एम बेसिकली क्या है? स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया, will assimilate research grants from various ministries independent of each other. Funds available in ministries will be integrated in other foundations, supplement the additional funds. ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये वाला। अब देखो ये वाला आर्टिकल इसी को लेके आया हुआ है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च सेम वही लिखा हुआ है। विल फंड कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल्स, मतलब आप रिसर्च करो, आपको गवर्नमेंट वैसा इकोसिस्टम बना के दे रही है। NRF के 3 मिशन क्या हैं? NRF के 3 मिशन क्या हैं यहाँ पढ़ेंगे। 3 की मिशन है कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रोइंग एंड नर्चरिंग एक्सेलेंस, और सपोर्टिंग रिसर्च फॉर सोसाइटियल इम्पैक्ट। अगर अपन को लिखना होगा ना NRF के ऊपर कुछ भी, तो अपन ये बात लिख देंगे, ख़त्म कहानी। 3 बातें लिख दो, मज़ा आ गया। ये अच्छा दे रखा है यहाँ पे, देखो वही इन्होंने वही बातें करी हैं, अच्छा लिखा है उसे। अब इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट कवर करा है यहाँ पे, इन्होंने US का जिक्र करा है। US में नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल जो US में है NSF है, ठीक है, रिसर्च के लिए काम करती है। अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों US में इतना इनोवेशन है, क्यों अपन वेस्टर्न कंट्रीज अपन से इनोवेशन को लेके बहुत आगे हैं, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गई, या विंडोज़ हो गई, या बायोटेक रिसर्चेज हो गई, हर चीज़ में, क्योंकि ये लोग रिसर्च पे ज़्यादा जोर देते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में तो है ही हैं, वो US में है, कैम्ब्रिज है, वेल है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ आपकी सुनने में आती हैं। इंडिया में भी माहौल बन रहा है वाला। इसमें इन्होंने जो एडिटर हैं इन्होंने बहुत सही बात करी है कि NSF ऑफ द US हैज़ 70+ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब US में रिसर्च को लेकर 70 साल पहले बात हो गई थी कि 70 साल पहले ये जिक्र हो गया था, भैया रिसर्च करवाओ। 70 ईयर्स से रिसर्च चल रहा है हर फील्ड में, हर साइंस टेक्नोलॉजी हो गई या कंप्यूटर साइंस हो गई, सब में। तो इन्होंने US का जिक्र करा है कि US में आज इसीलिए इनोवेशन लगता है कि 70 साल पहले ही सोच लिया था इन लोगों ने कि भैया लोगों को रिसर्च कराओ। आपको सुनने में आता है कि US वगैरह में लोग पढ़ते नहीं हैं, मगर ऐसा गलत है, लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ पे। NRF कहीं ना कहीं उसी मॉडल पे चल रहा है। ओपन रिसर्च फंडिंग US में क्या डायरेक्टली आपकी फंडिंग कंपनी से आ जाती है ना, डायरेक्टली फंडिंग। अगर आप बहुत बढ़िया कुछ काम, इंडिया में भी होता है, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा होता है, US में बहुत पहले से हो रहा है। आप अगर कॉलेज में हो और किसी कंपनी को पता लग गया कि यार ये कोई रिसर्च कर रहा है और बढ़िया वाली कर रहा है, मतलब ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा, तो उसको फंडिंग करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज तो करता ही करता है, या फिर डायरेक्टली कॉलेज से हायर कर लेते हैं उसको कि भैया आप आओ कंपनी ज्वाइन करो हमारी, तभी वहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा है। टेस्ला ने इस समय नासा से ज़्यादा सैलरी देकर साइंटिस्ट को रखा हुआ है, टेस्ला ने इस समय। क्यों? इनोवेशन है ना। NRF was modeled after it was intended to have 10 research directorates covering broad disciplinary, साइंस में कवर करेंगे, मैथ्स में, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट में, अर्थ साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, एक्स ह्यूमैनिटीज़ में। जहाँ मज़ा आएगा वहाँ पे रिसर्च करवाएगी भारत सरकार, ताकि इनोवेशन बढ़े इस देश में, है ना। आगे देखते हैं। NRF was conceived to be an autonomous institution that would be managed by the collective leadership and experience of board of governors। मतलब बेसिकली NRF में क्या होगा, आपका प्रॉपर एक नया सेटअप होगा, इसको लीड करने वाले लोग होंगे, गवर्नर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जो इसको आगे बढ़ाएंगे। द बोर्ड वुड स्टीयर डायरेक्शन ऑफ NRF ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, रिपोर्ट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, ये पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। रिसर्च का देखो जरूरी तो है भारत में, इंडिया के लोग बाहर चले जा रहे हैं क्योंकि उनको रिसर्च करने के लिए यहाँ पे माहौल नहीं मिल रहा है ना। इंडियन शेड्यूल मणिपुर वायलेंस, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मणिपुर वगैरह में ठीक है, जो इशू चल रहे हैं इन पे
कमेंट्रीज़ आ रही हैं, तो पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर इसमें लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र करा गया कि ये तो वायोलेशन है। अब ये बातें आप वैसे भी पढ़ सकते हो किताब में, उसके लिए अननेसेसरी माइंड में लोड मत बढ़ाओ अपना। आर्टिकल अच्छा है, मणिपुर की बात उठाई जा रही है, मगर आपको क्या पढ़ना है, सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट का जिक्र हो रहा है, इंटरनेशनल टर्म का जिक्र हो रहा है, तो ये आप किताब में पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बड़ा मज़ेदार आर्टिकल यहाँ पर राइस को लेके आया हुआ है। राइस का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार को आप चावल को पढ़ना यार, मतलब खाना भी और पढ़ना भी। चावल को क्या हो रहा है कि भारत सरकार ने अभी बासमती राइस वगैरह का ना नॉन बासमती एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। यूएस में अगर आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे जाके, यूएस में जो मॉल्स है ना, वहाँ पे लात घूंसे चल रहे हैं चावल का एक पैकेट उठाने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे पैकेट रखा हुआ है चावल राइस का, लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए हैं। जैसी ये खबर निकली थी कि इंडिया से जो अपना भारत देश है, इससे अब एक्सपोर्ट नहीं होगा कुछ समय के लिए भारत से। मॉल में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये चावल मैं लूँगा, ये चावल मैं लूँगा। ठीक है, आगे देखो, इसी को लेके आर्टिकल दिया हुआ है बेसिकली। इस समय भारत का जो पीडीएस के हिसाब से स्टॉक है, ये 3 गुना ज़्यादा है। मतलब भारत इस समय फूड सिक्योरिटी को लेके हाईली सिक्योर चल रहा है। ठीक है, मुद्दे की बात पे क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल ये। Centers not in position to supply grain over and above the requirement of PDS. States distilleries need to recognize that. इंडिया में खुद सप्लाई कम कर दी है और फॉरेन में भी कर दी है। ये आप पढ़ लेना, थोड़ा सा इसमें कुछ खास नहीं। जो मैं अलग से पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको इसमें, जो मैंने अभी अपडेट इसको पढ़ा था कि भारत इस समय जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया है ना चावल का, उसमें ये बात आ रही है कि इससे इंडिया की छवि थोड़ी सी एज अ रेगुलर सप्लायर ख़राब हो सकती है। क्योंकि चावल को लेकर भारत से चावल फॉरेन कंट्री जो हैं आपकी, जो वर्ल्ड है अपनी, उसमें लोग बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है, चावल को लेके एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। कितना? अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल, 40% ऑफ ग्लोबल टोटल 55.6 मिलियन मेट्रिक टन। टोटल 55.6 मिलियन मेट्रिक टन, एमएमटी कहते हैं इसको, मेक माई ट्रिप नहीं, एमएमटी, मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्लोबल राइस ट्रेड इन 2022। मतलब जो ग्लोबल राइस ट्रेड आपका 55.6 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था, उसमें 40% कंट्रीब्यूशन अकेले भारत का था। अब भारत ने राइस को लेकर अचानक से एक्सपोर्ट वगैरह रोक दिया है। ठीक है, इसको लेके तमाम आर्टिकल्स आ रहे हैं। आने वाली योजना मैगजीन में भी आने वाला, लिख के रख लेना, इसलिए योजना पढ़ते रहो भाई, योजना में भी आने वाला है। राइस इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे तो नॉन बासमती में थाईलैंड और वियतनाम सप्लायर है। मतलब नामी सप्लायर, जिनका थोड़ा सा नाम है मार्केट में। कर तो बहुत लोग रहे हैं, मगर जिनका ओवरऑल प्रोडक्शन में नाम है, वो वियतनाम और थाईलैंड का भी इस समय नाम है, वियतनाम और थाईलैंड का। किताबों में कुछ लिखा हुआ चाइना वगैरह, तो वो मुद्दे की बात यह है कि आपको जो डेटा मिला हुआ है उस डेटा में जिक्र ऐसा नहीं है। वियतनाम और थाईलैंड का जिक्र तो है। नॉन बासमती राइस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बैन एक फूड सिक्योरिटी का इशू है भारत के लिए और विश्व के लिए। जो भी हमारे बायर्स हैं, ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है। ये कहा जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट थोड़ा सा परेशान करना चाह रही है यूएस वगैरह को, चावल रोक के।
क्योंकि वहाँ पे सही में इस समय मॉल्स में लड़ाइयाँ हो रही हैं चावल को लेके, थोड़ा सा शायद परेशान करना चाह रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं। फूड सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है आपका, दूसरे ट्रेड को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो हुआ था यूक्रेन में, इसको लेकर भी इसका एक एंगल कनेक्ट हो रहा है। ये है राइस को लेकर, चावल को लेकर मुद्दे। आप तो बस कुकर में लगा के चढ़ा दिए चावल को, और यहाँ पे देखिए 4 मुद्दे निकल आए। सीटी लगने से पहले ही अर्थव्यवस्था और देश की राजनीति पूरी बदल सकती है। चलिए आगे आते हैं। ये स्नीड स्टोरी बेसिकली जो कल मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था ना, सिंगर थी उनकी मृत्यु हो गई है, उनको लेकर आया। आपके काम का नहीं है, आपको सिर्फ नाम जानना जरूरी है इनका। अब क्योंकि मणिपुर का जिक्र हो ही रहा है तो हम उसको अब देख लेते हैं। मैप याद कर लो इसका भाई, मैप याद कर लो, मैप ज़रूरी है। त्रिपुरा, मिज़ोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, इधर असम। ऐसे याद करो है ना, आप ऐसे याद करो, मैं तरीका बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। TMI, ये लोकेशन जानने के लिए, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। MA मनी कर लो चाहे, NA, AP और AS, AP और AS। टीमिमिनाप्स, टीमिमिनाप्स निमोनिक हो गया। अब मेघालय तो आपका है ही। अभी के लिए ना मणिपुर को लेके मैप ही याद कर लो, ठीक है। इम्फाल कैपिटल है, नागालैंड की कोहिमा है। PCS में कभी तो भूल जाते हैं लोग, PCS तैयारी कर रहे होते हैं, कभी कभी यही भूल जाते हैं कि ईटानगर कैपिटल किसकी है। अच्छे से याद कर लो। शिलोंग मेघालय है, ठीक है। आइजवाल मिजोरम है, अगरतला त्रिपुरा है। बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है, तो छोड़ देना। ये मणिपुर पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप पॉज करके पढ़ सको इसे। ये फ्री मूवमेंट रिजीम को लेकर जो भारत और म्यांमार के बीच में, मणिपुर ठीक बॉर्डर में आता है ना आपको म्यांमार के साथ में। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, रोहिंग्यास का आ रहा है कि रोहिंग्यास बहुत वहाँ पे ड्रग सप्लाई करके बिगाड़ रहे हैं लोगों को। कुछ रोहिंग्यास खुद मणिपुर में शिफ्ट होके आ गए हैं, तो उनको मणिपुर में शेल्टर भी दिया गया है लोगों के द्वारा भी। द बॉर्डर बिटवीन इंडियन म्यांमार वॉज डीमार्केटेड बाय ब्रिटिश इन 1826। ये पढ़ो, ये देखो 1896 में बॉर्डर बनाया गया था, ठीक है। द बॉर्डर effectively डिवाइडेड पीपल ऑफ सेम एथनिसिटी एंड कल्चर इनटू 2 कंट्रीज। अरे यार लोग तो वही रह रहे थे, उनको बांट दिया। अब देखिए बॉर्डर से ब्रिटिशर्स से काटे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, मगर फिलहाल लोग तो वही थे ना। तो द करंट INB इंडो म्यांमार बॉर्डर रिफ्लेक्ट्स द लाइन ऑफ ब्रिटिश ड्यू पीपल इन द रीजन हैव स्ट्रॉन्ग एथनिक फैमिली ट्राइज। लोग के परिवार वहाँ पे हैं, ठीक है, लिंकेजेस हैं, दादा नाना। In Myanmar, in Nagaland, Mon district, the border actually passes through the house of chief of Longwa village, splitting a home in two. सोचिए आप, ऐसे भी मकान हैं जहाँ नागालैंड में कि, देखो नागालैंड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, इधर ऊपर है नागालैंड। नागालैंड में तो यहाँ लिखा हुआ है कि चीफ का जो मकान है वो तक आधे में कट गया म्यांमार इंडिया बॉर्डर में, तो ये जिक्र है इसमें। Indo-Myanmar border runs through forested and undulating terrain, ऑलमोस्ट entirely unfenced and difficult to monitor। बहुत घने जंगल हैं यहाँ पे। तभी देखिए आपको याद है एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक वाली मूवी भी बनी थी। और तो सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली म्यांमार में न्यूज़ में आई थी बहुत पहले, यहाँ पे सोल्जर्स को मार दिया गया था। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, सब बातें लिखी हुई हैं। Myanmar government has alleged that village chiefs have been illegally settling the migrants of Myanmar in new villages in the hills, leading to deforestation and eviction drive against the new villages because flashpoint between Kukis in the hill and the government. Kuki and Naga people live in hills that surround the Imphal Valley, whereas the valley itself is home to majority Meiteis. मेती की वैली है कुकी इसमें, अकॉर्डिंग टू मणिपुर गवर्नमेंट इंक्रीमेंट करे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो साहब आपके यहाँ पे कहते हैं कि लीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम म्यांमार टू मणिपुर इज सच दैट वी हैव सो फॉर डिटेन 410 पीपल फ्रॉम दैट कंट्री हु हैव बीन स्टेइंग इन द स्टेट, जो मणिपुर में एंटर कर गए थे। बहुत स्थिति वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, कुकी मैती का नहीं है सिर्फ, इशू बहुत बड़ा है। ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन का भी है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है, ठीक है।
So should the FMR be removed? As the crisis of Myanmar escalated and the influx of refugees increased, India suspended the FMR in September 2022। आपने पढ़ोगे ये वाला पूरा अपना ना, ऊपर वाला जो पोर्शन है आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे क्यों क्यों हट जाना चाहिए, क्यों यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स कमेंट्री ये दे रहे हैं, क्या मुद्दा है कि माइग्रेशन, ड्रग्स, सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट की दुविधा आ रही है। ठीक है, आगे आ जाओ। गिवन द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल for however neither the complete removal of FMR nor full fencing of border may be desirable। ठीक है, Social and Security establishment said it not easy to plug illegal migration or drug trafficking across an unfenced border। ये किसी सीनियर अधिकारी ने कहा है, या तो आर्मी का होगा या फिर आपके इंटेलिजेंस के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देश को लेकर इनसे अच्छा कौन जानता है। अब गिफ्ट सिटी को लेकर आर्टिकल एक आया हुआ था, उसको यहाँ पे हमने कवर करा हुआ है, ये देखिए आप, ये वाला ग्लोबल कैपिटल इंडिया फर्म्स कैन बी डायरेक्टेड टू IFSC एक्सचेंजेस। गिफ्ट सिटी हम अपन क्लास में डिस्कस कई बार करते हैं और यही गिफ्ट सिटी को लेकर यहाँ पर आर्टिकल अच्छा दिया हुआ है। ये मैंने डाला है, इसमें बेसिकली अखबार में नहीं था, नेट से निकाल के इसमें अपडेट करा हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार स्लो करके। इसीलिए गुजरात में गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में है। इसका काम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है। यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी है। यहाँ पे दुबई, ताइवान, जापान की कंपनीज ऑलरेडी आके काम भी कर रही हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट $150 करोड़। ठीक है, और अभी हाल ही में LRS स्कीम भी लागू की गई थी यहाँ पे। बेनिफिट्स क्या है मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे आने से कि टैक्स हॉलीडे मिलता है, छुट्टी मतलब छुट्टी नहीं मिलती, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन मिलता है। GST यहाँ पे कुछ चीज़ों में लागू नहीं होता और लोअर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया हुआ है, तमाम सुविधा दी गई हैं। ये पढ़ लीजिएगा। गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में है, फाइनेंस मोटिवेशन करने के लिए है। इंडिया UK क्लोज टू कंक्लूडिंग FTA। अब देखिए, क्लोज टू कंक्लूडिंग FTA मतलब कि ये अभी हुआ नहीं है। अगर ये भी हुआ नहीं है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हो जाएगा, तो ये बहुत बर्निंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसको आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा पॉज करके एक बार। मैं इसको बाद में करना चाह रहा हूँ जब ये हो जाए। ठीक है, ये हो गया तो मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए UK का मैप देख लेना अच्छे से कि यहाँ पे आयरिश सी है, सेल्टिक सी है, इंग्लिश चैनल है। ठीक है, एडनबर्ग, सुंदरलैंड, नॉर्थ सी ऊपर यहाँ पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अटलांटिक ओशन आ रहा है आपका। डबलिन आयरलैंड में है, बेलफास्ट। ठीक है, लंदन में ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, थेम्स नदी यहाँ से बह रही है। ये आपको अपने आप से देखना मैप ज़रूरी है, मैप को भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने ऐड करा, अखबार में नहीं था। नाइजीरिया को लेकर जो आजकल चल रहा है ना, वो जो कूप हुआ है मिलिट्री, अब उसमें मत जाना, अभी इतने काम का नहीं है वो। अभी जी देखो नाइजीरिया है कहाँ पे, अफ्रीका में ना, तो नाइजीरिया आपका यहाँ पे है, प्राइम मेरिडियन के पास में दिख रहा है आपको। ठीक है, नाइजीरिया में कौन सी नदियाँ बह रही हैं ये देख लो एक बार को, है ना, बुरे वक्त में क्या पता यही पूछ ले कि कौन सी नदियाँ बहती है नाइजीरिया में। लोकल नदियाँ होती हैं, ओक्वा नाइजर नदी है आपका। यहाँ पे ओल्ड ओयो नेशनल पार्क है, मतलब ओयो वाला ये रूम नहीं है मगर ये नेशनल पार्क है। कमाकू नेशनल पार्क नाइजर में है। ब्यू प्लेटू है, ये मैपिंग ज़रूरी है स्टेट पीसेस के लिए। जॉस प्लेटू है, मंडारा माउंटेन्स, शेप्शी माउंटेन्स, चैड बेसन नेशनल पार्क। ठीक है, कामुकू नेशनल पार्क, और यहाँ पे आपका कायनाजी लेक नेशनल पार्क भी आपका यहाँ पे मौजूद है। छोटा सा नाइजीरिया का मैप अपन ने देख लिया। इसमें इतना ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको आप शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, जो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्द ही 30 तारीख की और 31 तारीख की वीडियो दे दूँगा आपको। 1 तारीख के बाद से मेरा ये प्रयास है कि मैं इस सारी सीरीज़ को रेगुलर रखूँगा। देखो, स्लेव कोस्ट ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, UPSC में तो नहीं आया मगर ये उसमें आया है। ये सॉरी, मैं एग्ज़ाम भूल रहा हूँ, किसी एग्ज़ाम में आया था। मैपिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मैपिंग। ठीक है, 1 जुलाई से पेपर रेगुलर रहा करेगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा और प्लीज़ आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। मैं MR मिश्रा आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया प्रोवाइड कराता रहूँगा। शेयर करिएगा पसंद आया तो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।